हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। ये जो सब्जेक्ट है आप सेमेस्टर 6 के अंदर पढ़ते हो बीयू प्रोग्राम में। और इस वीडियो में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको हम वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे फ्री में मिल जाते हैं। और ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सर्च करके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हो? भारत में खाद्य प्रबंधन प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या है वो बताना है और भारत में किस तरीके से ये पूरा जो फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सिस्टम है, उसके बारे में बात करनी है। तो खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जहां पर सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनकी जितनी आवश्यकताएं होती है वो पूरी होती हैं और उनको जो भोजन होता है वो उसकी पहुंच हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है सुरक्षित तरीके से, और जितना उनको चाहिए होता है यानी कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तरीके से पौष्टिक भोजन की पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है इस स्थिति के अंदर। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कई तरीके के हमें कारक देखने को मिलते हैं। जैसे जो पूरा का पूरा खाद्य सुरक्षा वाला सिस्टम है उसके अंदर लोगों को भोजन की उपलब्धता होती है, यानी कि सभी लोगों को भोजन पहुंच पाता है, उनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है, उनकी पहुंच होती है। और जो भी भोजन उनको मिलता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है, गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिलता है। और जो सांस्कृतिक स्वीकार्यता जैसे कारक होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। अब सांस्कृतिक स्वीकार्यता जैसे इसमें कारक जैसे आ सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह का जो खान पान होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस खाद्य सुरक्षा की स्थिति के अंदर उन लोगों की इस संस्कृति का भी ध्यान रखा जाता है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो इसके लिए भूख कुपोषण इन सबको कम करने के लिए और जो व्यक्ति का जो समग्र कल्याण होता है यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है उसको सुनिश्चित करना आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम भारत में खाद्य प्रबंधन की बात करते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा जो है उसका प्रबंधन, उसका जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, तो भारत में हमें कई तरह की जो नीतियां होती है देखने को मिलती है। जो सरकार होता है, सरकार जो होती है वो अलग अलग तरह के काम करती है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल होता है, बफर स्टॉक होता है जो सरकार करती है। कृषि नीतियां जो होती हैं उनसे कृषि में सुधार संबंधित जो नीतियां होती है सरकार लेकर आती है, सरकार के द्वारा कुछ पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्वतनीय पर्यावरणीय जो गिरावट है वो भी इन चीजों को प्रभावित करती है। ग्रामीण शहरी असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं और खाने की बर्बादी भी होती है। तो इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो भारत की पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी खाद्य प्रणालियों में से एक है, जिसका लक्ष्य गरीबों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है यानी कि भोजन उपलब्ध करवाना है। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रणाली है विश्व में सबसे बड़ी है। अब इसमें हमें कई तरीके की वो देखने को मिलती हैं। जैसे सिस्टम होता है, प्रणाली होता है, पूरी जो व्यवस्था होती है उसमें लीकेज, भ्रष्टाचार, अक्षमता और उचित लक्ष्यकरण की कमी से ये ग्रस्त है हमारा सिस्टम। जिसकी वजह से क्या होता है, बहिष्करण त्रुटियां यानी कि जो लाभ पात्र होता है उस तक वो जो सेवा है वो नहीं पहुंच पाती है, यानी कि जो डिजर्व करता है, जिसको जरूरत है, उस तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। और समावेशन त्रुटियां इसमें मिलती हैं, जैसे कि जो गैर योग्य लाभ होता है वो प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो डिजर्व नहीं करते उन तक ये सारी की सारी चीजें, ये जो सर्विसेज होती हैं, फूड होता है, खाद्य होता है, वो पहुंच जाता है। बफर स्टॉक की बात करते हैं तो बफर स्टॉक प्रबंधन क्या होता है, भारत कीमतों को स्थिर रखने और आपात स्थिति के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखता है। यानी कि जो फूड होता है, जो गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार होती है, वो उसको स्टॉक में रखती है। स्टॉक यानी कि उसको बनाए रखती है, एक जगह इकट्ठा करके रखती है, और जब अगर कभी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं तब उसको निकालती है, या फिर आपात स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है देश के अंदर, तब इन चीजों को जनता तक कम रेटों के अंदर पहुंचाया जाता है। जैसे अभी अभी अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो अभी बीच में टमाटर का प्राइस ज्यादा हो गया था,
प्याज का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो ऐसे में क्या है, सरकार की जो यूनिट्स होती हैं कुछ, तो वो क्या करती हैं, सरकार का जो स्टॉक होता है, जो सरकार होती है वो पब्लिक तक सस्ते दामों पर पहुंचाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बफर स्टॉक प्रबंधन या फिर बफर स्टॉक जो मैनेजमेंट है वो काम करता है। कृषि नीतियों की अगर हम बात करते हैं, सरकारी नीतियां कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो सरकार जितनी भी पॉलिसी लेकर आती है, जो भी काम करती है, तो जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है और जो फूड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो काम कर पाता है। ठीक है, यानी कि जब सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए नीतियों को लेकर आएगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए काम करेगी, तभी तो हम खाद्य को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास हमारा पेट भर जाता है, तो जो बचा हुआ है अनाज है हम उसको तभी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी, उसका कृषि का उत्पादन पहले से ही कम होता है, तो वो खाद्य सुरक्षा नहीं कर पाएगी, सरकार इसमें असफल हो जाएगी। भारत की कृषि नीतियों की अक्सर छोटे और सीमांत किसानों पर अपर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की गई है, जो भारतीय कृषि की रीढ़ होती है। यानी कि भारत की कुछ कृषि नीतियां ऐसी हैं जो छोटे और सीमांत किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है, तो इस चीज की आलोचना की गई है। और जो किसान है, जो छोटे और सीमांत किसान है, वो भारतीय कृषि की रीढ़ है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर हम पोषण कार्यक्रम की बात करते हैं, सरकार के द्वारा कुछ पोषण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जैसे स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो जो मिड डे मील प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ एजुकेशन में इसके बारे में, तो इसका मेन मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था, कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको स्कूल के अंदर जो पोषण होता है, पोषण युक्त जो भोजन होता है, वो उनको प्रदान किया जा सके, जिससे कि स्कूल में उनके उनके जो स्वास्थ्य होता है उसको ध्यान में रखा जा सके और उनकी जो अटेंडेंस होती है वो भी बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से पोषण कार्यक्रम होते हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। भारत में कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न पोषण कार्यक्रम हैं। उनकी प्रभावशीलता अक्सर नौकरशाही, बाधा, निगरानी और मूल्यांकन की कमी और जमीनी स्तर पर अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण सीमित होती है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और इसके जो आउटकम्स होते हैं, जो आउटपुट हमें मिलते हैं, जो रिजल्ट हमें मिलता है, वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि सिस्टम की तरफ से ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट कृषि उत्पादकता, पानी की उपलब्धता और खाद्य वितरण प्रणालियों को प्रभावित करके भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। अगर हम अभी के टाइम की बात करते हैं तो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या है, ये इफेक्ट पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, यानी कि क्लाइमेट चेंज का। इससे क्या होता है, जो पर्यावरण की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है, वो गिर रही है। तो इसकी वजह से भी जो कृषि उत्पादकता है वो हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, पानी की जो कमी आती है, कई क्षेत्रों में पानी नहीं होता है, वाटर क्राइसिस चलता है, तो इसकी वजह से भी जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमजोर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, भारत की जो खाद्य सुरक्षा जो प्रणाली है उसके लिए खतरा पैदा हो पाता है। अगर हम ग्रामीण शहरी असमानताओं के बारे में बात करते हैं, तो भोजन जो है बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों तक पहुंच के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं खाद्य सुरक्षा को बढ़ाती हैं, खासकर ग्रामीण आबादी के बीच जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। अगर खाने की बर्बादी की अगर हम बात करते हैं, तो खेत से लेकर कांटे तक, यानी कि खेत से लेकर मंडी तक, जब तक जो भोजन जो खाद्य होता है वो मंडी में पहुंच जाता है, बिक जाता है, वहां से लेकर वहां तक जो खाना होता है उसकी बहुत बर्बादी होती है, उसके बाद में भी बहुत सारी होती है। तो आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में भोजन की महत्वपूर्ण मात्रा बर्बाद हो जाती है, यानी कि एक भोजन जो होता है एक बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर बर्बाद हो जाता है। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बेहतर भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणालियों के माध्यम से भोजन की बर्बादी को संबोधित करना, यानी कि उसको एड्रेस करना, उसको कम करने के लिए कम करना आवश्यक होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, तो वो कमजोर पड़ जाएगा, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और अगर इन फ्यूचर भारत में कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर प्रोडक्शन कम होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, खाद्य उत्पादन कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम अभी से, जो सरकार है वो अभी से इन चीजों पर, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी, तो आने वाले टाइम पर जो भी चुनौतियों की जो संभावना होती है उसको कम किया जा सकता है।
अब निष्कर्ष के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं, निष्कर्ष में ध्यान रखना जो हम पीछे पीछे पढ़ के आते हैं उसी को हम 2-3 लाइनों में समराइज कर देते हैं। तो भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। खाद्य प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियां बनी हुई है अभी भी। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाना, पोषण कार्यक्रमों में सुधार और ग्रामीण शहरी असमानताओं को संबोधित करना जैसे मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एड्रेस करना गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी हमारी जो खाद्य प्रबंधन प्रणाली होती है, फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक 3 स्तंभों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक नीतियां क्या क्या हैं? यानी कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं इनके द्वारा जो कृषि का आधुनिकीकरण है वो किया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी प्रगति से लेकर नीतिगत सुधारों तक कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि भारत की जो कृषि है उसको आधुनिक बनाना है, भारत सरकार अगर ये चाहे उसको आधुनिक बनाना है तो उसके लिए क्या है, तकनीकी प्रगति करनी पड़ेगी। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना पड़ेगा। और जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, सीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें सुधारों पर उन सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये सारी की सारी जो कृषि का जो आधुनिकीकरण है वो संभव हो पाएगा। अगर हम इसके स्तंभों की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 स्तंभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्रौद्योगिक प्रगति, यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस होती है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में करनी पड़ेगी। बुनियादी ढांचे का जो विकास होता है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उस पर फोकस करना पड़ेगा और जो नीतियां होती हैं उसमें सुधार लेकर आना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले प्रौद्योगिकी प्रगति के बारे में बात करते हैं तो सटीक कृषि, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और डिजिटल खेती जैसी आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को कृषि क्षेत्र में यूज करते हैं आधुनिक बनाने के लिए, कृषि को आधुनिकीकरण करने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। इनपुट लागत कम हो सकती है और संसाधन दक्षता में सुधार हो सकता है। यानी कि जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो कम हो सकता है और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसमें इंक्रीमेंट आ सकती है, जो कैपेबिलिटी होती है उसमें सुधार हो सकता है। उन्नत सिंचाई तकनीकों को लागू करने से पानी की कमी के प्रभाव को कम किया जा सकता है और फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप इरिगेशन आता है, एक सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पानी की जो कमी होती है उसको कम किया जा सकता है, पानी का जो यूज होता है उसको कम किया जा सकता है और पानी के कम यूज से जो फसल होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। भूमि की तैयारी, बुआई, कटाई और कटाई के बाद के प्रसंस्करण, यानी कि जो भी प्रोसेस होता है, भूमि की तैयारी करना, बुआई, कटाई, ठीक है, तो इसके बाद के भी जो भी होते हैं उसमें हम मशीन और उपकरणों का अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, जो श्रम होता है वो कम लगता है, श्रम की कमी होती है कम करने में और दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारे के सारे काम हो पाते हैं। अगर हम बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करते हैं तो कनेक्टिविटी, बाजार पहुंच और भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि किसान जब अपना उत्पादन करता है खेतों के अंदर, तो उसको मंडी तक पहुंचने के लिए, यानी कि सामान को बेचने के लिए, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि किसान जो अपना जो खाद्य होता है, जो खेती होती है उसकी, उसको बेच सके। तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए मंडी से और उसके गांव के बीच में जो रोड होती है वो अच्छी होनी चाहिए, बाजार तक उसकी पहुंच अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो नीतियां वगैरह होती हैं वो किसान के फेवर में होनी चाहिए। और जब किसान अपना भोजन या फिर जो अपनी जो खेती की जो पैदावार होती है उसको मंडी में लेकर जाता है तो उसके लिए भंडारण की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो होता है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास हो पाता है। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की, गोदामों की, बाजार यार्डों को विकसित करने से फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर ये जो सिस्टम होते हैं, सड़क होती है, किसान जो होता है खेत से मंडी में अपना जो अनाज होता है वो जल्दी लेकर जा सकता है। जो कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी होती है वो अगर होती है गोदाम में, वो अपना सामान इकट्ठा करके रख सकता है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो इसके बाद से क्या होता है, फसल के बाद के जो नुकसान होते हैं उनको कम किया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है और किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान की जा सकती है। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अगर वो अच्छा है, वो बढ़िया है, तो किसान जो है बाजार तक पहुंच
अच्छी तरीके से पाएगा, ठीक है, तो उसकी जो पहुंच होगी बाजार तक वो अच्छी हो पाएगी, और उसका जो विकास है, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती है, ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। अगर हम नीति के सुधारों के बारे में बात करते हैं, ये जो है थर्ड पिलर है, तीसरा स्तंभ है, हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें कई तरीके के जो सुधार होते हैं वो आते हैं, जैसे बाजार सुधार आ जाते हैं, यानी कि मार्केट के जो रिफॉर्म्स होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, अनुसंधान और विकास होता है, उसमें निवेश जो सरकार होती है वो कर सकती है, फसल विविधीकरण को प्रमोट कर सकती है, उसको बढ़ावा दे सकती है, किसानों को ऋण और जो बीमा होती है, बीमा की जो सेवा होती है उसको उपलब्ध करवा सकती है, और सतत कृषि जो पद्धतियां होती हैं, यानी कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो मेथड्स होते हैं उनको यूज कर सकती है, जो आज के टाइम पे ज्यादा चल रहे हैं, और किसानों की जो क्षमता होती है उसको निर्मित कर सकती है, उसको बढ़ावा दे सकती है। तो अगर हम बाजार सुधारों के बारे में बात करते हैं, तो कृषि बाजारों को उदार बनाने और सीधे किसान बाजार संबंधों को सुविधाजनक बनाने से किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति बढ़ सकती है और संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि बाजार की जितनी भी नीतियां होती है उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके, तो इससे क्या होगा, जो बाजार होता है वो उदार बनेगा, जिससे कि किसान जो होता है सीधे, किसान और बाजार के बीच में सीधे सीधे संबंध बन जाएंगे, तो इसकी जो मूल्य होता है, यानी कि जो फसल का जो मूल्य होता है उसकी प्राप्ति बढ़ सकती है। अगर हम भूमि सुधार के बारे में बात करते हैं, तो भूमि विखंडन को संबोधित करना, यानी कि जो भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े आज के टाइम पे हो रखे हैं, तो सरकार को इस चीज पर फोकस करना चाहिए। सुरक्षित भूमि कार्यालय सुनिश्चित करना और भूमि पट्टे की व्यवस्था को बढ़ावा देना कृषि में बड़े पैमाने पर मशीनीकरण और निवेश की सुविधा प्रदान कर सकता है। यानी कि ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो भूमि सुधार से संबंधित होते हैं, अगर उनमें सुधार किए जाएं तो इससे क्या होता है, सरकार ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण कर सकती है, मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है, और निवेश, यानी कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें निवेश कर सकती है। तो इससे क्या होता है, जो किसानों की जो समस्याएं होती हैं वो हल हो सकती हैं। अगर हम अनुसंधान और विकास में निवेश करते हैं जो सरकार के द्वारा किया जाता है, तो कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि कृषि क्षेत्र में अगर जो सरकार है, निजी निवेश बढ़ रहा है सरकार की तरफ से, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, तो इसकी वजह से कृषि का जो क्षेत्र है उसमें इनोवेशन, नवाचार आ सकता है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। जलवायु लचीली फसल किस्मों का विकास हो सकता है और कृषि उत्पादकता में सुधार हो सकता है। यानी कि नई नई जो फसलें होती हैं, फसल की जो किस्में होती हैं, उसका विकास संभव हो पाता है, जिससे कि जो कृषि प्रोडक्शन होता है, कृषि उत्पादकता होती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर हम फसल विविधीकरण की बात करते हैं, यानी कि फसल में जो डाइवर्सिफिकेशन लाना होता है, तो मूल्य प्रोत्साहन, फसल बीमा और विस्तार सेवाओं के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ सकता है, इनपुट निर्भरता कम हो सकती है और कृषि आय में सुधार हो सकता है। ओवरऑल कहने का क्या मतलब होता है कि अगर जो सरकार है अलग अलग फसलों के लिए जो मूल्य होता है उसको प्रोत्साहित करते, अलग अलग फसलों के लिए बीमा दे दे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगाने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा, फसल का विविधीकरण बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जो किसानों की जो आय होती है उसमें वृद्धि आएगी, और जो उनका इनपुट लगता है, यानी कि जो भी वो कृषि में निवेश करते हैं उसमें कमी आएगी। तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें संभव हो पाएंगी। कृषि ऋण और बीमा की अगर हम बात करते हैं, तो ऋण, फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन उपकरणों तक समय पर और किफायती पहुंच सुनिश्चित करना उत्पादन जोखिमों को कम कर सकता है। यानी कि किसानों को ये बीमा प्राप्त हो जाए, कृषि फसल जो बीमा होता है वो मिल जाए, ऋण मिल जाए, तो इससे क्या होगा, जितने भी किसानों से संबंधित जो जोखिम होते हैं, फसल से संबंधित जोखिम होते हैं, उनको कम किया जा सकता है, और किसानों की जो वित्तीय सुरक्षा होती है वो प्रदान की जाती है। यानी कि सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है कि आप फसल उगाओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फसल खराब होती है, तो इस बीमा के माध्यम से हम आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। सतत कृषि पद्धतियों की अगर हम बात करते हैं, तो जैविक खेती, कृषि वानिकी और संरक्षण कृषि जैसी स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से मिट्टी के स्वास्थ्य, जल दक्षता और जैव विविध संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि आज के टाइम पे जो नई नई एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेथड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो उनका यूज करके जो कृषि का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक जो खेती आज के टाइम पे ज्यादा चल रही है, कृषि वानिकी चल रही है, जो कंजर्वेशन होता है, तो इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं हम इनको कृषि के क्षेत्र में लेकर आ सकते हैं। तो इससे ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, मिट्टी के जो स्वास्थ्य होता है उसको बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, तो जैव विविधता जो है उसको संरक्षित किया जा सकता है। क्षमता निर्माण की अगर हम बात करते हैं यानी कि कृषि कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसान शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार सेवा में निवेश करने से ज्ञान का प्रसार और आधुनिकीकरण कृषि पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। यानी कि किसानों को दक्ष बनाया जाए,
उनके अंदर जो क्षमता होती है उसको निर्मित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको कृषि से संबंधित जितनी मेथड्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाए, अवेयरनेस किया जाए उनको। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर जो शिक्षा होती है, उनकी जो प्रशिक्षण होता है, तो इस तरीके की जो सेवाएं होती है उनमें अगर सरकार निवेश करती है तो इसकी वजह से ज्ञान का प्रसार हो सकता है। इसकी वजह से हम आधुनिक जो कृषि पद्धतियां होती हैं उनको सरकार अपना सकती है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर बात करते हैं तो भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। खाद्य प्रबंधन प्रणालियों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, भारत में कम कृषि उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण करते हुए इसे सुधारने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। यानी कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो कम क्यों है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारक हैं, तो उनके बारे में बात करनी है। और इसको सुधारने के लिए क्या क्या आवश्यक उपाय हैं वो सरकार कर सकती है। तो भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, भारत के अंदर हमें छोटी भूमि जोत और विखंडन देखने को मिलते हैं। यानी कि जो खेत होते हैं उनका जो साइज है वो काफी कम है, वो बहुत छोटे हैं। पहला तो कारण ये हो गया। प्रौद्योगिकी पहुंच का अभाव होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो होती है, जो किसान होते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा हाथों से अपने श्रम का उपयोग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा टाइम में वो कम प्रोडक्शन कर पाते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो सिंचाई सुविधाएं होती हैं वो काफी कम होती हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। जो मृदा होती है उसका जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होता है। जो कीट और रोग की जो फसलें होती हैं, फसलों में जो रोग वगैरह लगने का जो काम होता है, कीड़े होते हैं, तो इसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। ऋण और जो बीमा होती है उसका अभाव रहता है और बाजार में हमें खामियां देखने को मिलती हैं। अगर हम एक एक करके बात करते हैं तो छोटी भूमि और जोत जोत और विखंडन, इस तरीके ये किस तरीके से जो कृषि की उत्पादकता होती है उसको बढ़ावा देते हैं। तो भारत में कृषि जोत का औसत आकार बहुत छोटा है, यानी कि भारत में जो खेत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, भूमि का अकुशल उपयोग हो पाता है, यानी कि अच्छी तरीके से उसका इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं हो पाता है। और मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर कृषि पद्धतियों के लिए सीमित गुंजाइश होती है। यानी कि छोटे छोटे खेतों में हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो हम उनका उपयोग छोटे छोटे खेतों में नहीं कर सकते, छोटे जोत में नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो अपने आप कम हो जाता है। जो प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है, वहां तक किसानों की पहुंच नहीं होती है, उसका अभाव देखने को मिलता है। भारत में कई छोटे और सीमांत किसानों के पास आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी होती है उस तक पहुंच नहीं है। इससे उत्पादकता में बाधा आती है। यानी कि जो किसान अगर वो टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि किसान जो होता है वो छोटा होता है, सीमांत किसान बहुत सारे होते हैं इंडिया में, तो वो टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाता है। उसके जो बीज होते हैं वो, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी होती है काफी खराब होती है। जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, उर्वरक होती है, उनका यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें बाधा आती है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वर्षा पर निर्भरता और अपर्याप्त सिंचाई बुनियादी ढांचे के परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार कम और अविश्वसनीय होती है, खासकर वर्षा आधारित क्षेत्रों में। अगर हम बात करते हैं, जो भारतीय किसान होते हैं तो वो मानसून पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भर रहते हैं। और भारत की जो सरकार है उसने जो सिंचाई की जो बुनियादी ढांचा होता है उसका निर्माण नहीं किया, उसका विकसित नहीं किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फसल की जो पैदावार होती है वो कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्षा आधारित क्षेत्रों में, ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर जो जो कृषि होती है पूरी की पूरी वर्षा पर या फिर जो रेन होती है, बारिश होती है, उस पर आधारित होती है। अगर हम मृदा के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो वो दिन ब दिन या फिर टाइम टू टाइम गिरता जा रहा है। उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। तो मृदा क्षरण, यानी कि जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोषक तत्वों की उसके अंदर कमी हो रही है। अपर्याप्त मृदा परीक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं के कारण फसल की उपज जो है इष्टतम से कम हो जाती है। अगर ये जो पोषक तत्व होते हैं मृदा में नहीं होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मृदा की जो क्वालिटी है, जो सॉइल है, उसकी जो क्वालिटी है कम होगी। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो पाएगा। अपर्याप्त मृदा परीक्षण, यानी कि जो भूमि से संबंधित जितने भी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तो वो कम, उसकी वजह से भी ये चीजें आती हैं। और पोषक तत्व की तो बात की है, वो उसमें कमी रहती है, जिसकी वजह से फसल की जो उपज है वो कम हो पाती है। कीट और उपयोग रोग के बारे में बात करते हैं तो अपर्याप्त कीट और रोग प्रबंधन प्रथाओं के परिणाम स्वरूप फसल का जो उत्पादन है, ठीक है, का महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
इसकी वजह से उत्पादन जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। ऋण और बीमा का अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। औपचारिक ऋण यानी कि जो सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो ऋण या फिर जो लोन होता है वो किसानों को प्रदान किया जाता है, वो हमें यहाँ पर उसका अभाव देखने को मिलता है। फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन उपकरण जो होते हैं उन तक सीमित पहुंच किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि जो किसान, जो सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता होती है उसका अभाव रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो किसान होते हैं वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फसल के जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। बाजार की अगर हम खामियों के बारे में बात करते हैं तो खराब बाजार बुनियादी ढांचा, मूल्य पारदर्शिता की कमी, अकुशल मूल्य श्रृंखलाओं के परिणाम स्वरूप किसानों को कम कीमत मिलती है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों में निवेश हतोत्साहित हो जाता है। यानी कि ये सारी की सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। बाजार में जो फैसिलिटीज होती हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कमी देखने को मिलती है, वो अच्छा नहीं होता है। जो मूल्य होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो जो किसानों को जो सही मूल्य होता है वो फसलों का नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसान जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कम कीमत मिलती है। इसकी वजह से किसान के पास कम पैसा आ पाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के उत्सुक नहीं रहते हैं। अगर हम आवश्यक उपायों के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं, तो जो भूमि सुधार होते हैं, या जैसे चकबंदी हो सकती है, या फिर जिसके पास ज्यादा भूमि होती है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इसकी वजह से ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। सरकार की तरफ से प्रौद्योगिकी या फिर जो टेक्नोलॉजी होती है, जो किसान की जो इन्वेस्टमेंट करने की जो क्षमता होती है, जो भी उपकरण चाहिए होते हैं, अगर किसान, सरकार के द्वारा किसानों की जो पहुंच होती है यहाँ तक सुनिश्चित की जाए, तो इसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। किसान को जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो की जाए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, खासकर जहाँ पर वर्षा आधारित जो खेती की जाती है उनमें, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मृदा से संबंधित जो उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी फैक्टर होते हैं, मृदा का जो टेस्ट होता है वो किया जाए, यानी कि प्रॉपरली मृदा की जो हेल्थ होती है उससे संबंधित पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो काम करेगा, तो इसकी वजह से भी मृदा की जो क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी, और जब मृदा की क्वालिटी या फिर जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो जो प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। कीट और रोग जो प्रबंधन होता है उसको इम्प्लीमेंट करके भी ये सारी की सारी काम किए जा सकते हैं। अलग अलग फसलों में जो अलग अलग जो कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो इनको कम करके उनके लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको प्रोड्यूस करके, उनको बना करके किसानों तक उनको पहुंचाकर ये सारी की सारी जो समस्याएं होती हैं उनको खत्म किया जा सकता है। किसानों को ये आश्वासन दे दिया जाए, उनको बीमा दे दिया जाए कि फसल खराब होने से क्या होगा, अगर आपकी फसल खराब होती है तो हम आपको कुछ वित्तीय सहायता देंगे। ठीक है, तो ऋण और बीमा तक किसानों की जो पहुंच होती है सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाए, जो जिससे क्या होगा, किसान जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित होकर काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और प्रोडक्शन जो है अपने आप बढ़ जाएगा। बाजार सुधार यानी कि जो मार्केट के रिफॉर्म्स होते हैं, जो मार्केट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनमें हम अगर सुधार करेंगे, सरकार के द्वारा सुधार किया जाता है, तो क्या होगा, जो किसानों तक जो सही मूल्य है वो पहुंचेगा, किसानों के पास जो कृषि आय होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, और किसानों के पास अगर आय होगी तो ज्यादा से ज्यादा किस में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करते हैं, तो इन कारकों को संबोधित करके, यानी कि जो भी चुनौतियां हमने पढ़ी थी, अगर सरकार उनको संबोधित करे, उनको एड्रेस करे, उनको ध्यान में रखे और आवश्यक नीतिगत उपायों को लागू किया जाए, जो भी उपाय हमने बात की उनको लागू करके सरकार जो है, जो भारतीय सरकार है वो कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, और लाखों किसानों की आजीविका में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, स्वतंत्रता के बाद से भारत में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन की जांच करें। कृषि में उच्च विकास को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नीति परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कैसे कैसे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काम हुआ है, उसका क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में बात करनी है, और उच्च विकास को यानी कि जो हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो विकास होता है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नीतियां आई थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में बात करनी है। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद से, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से ही भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। इसकी वजह से उनकी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं, यानी कि उपलब्धियां भी रही हैं, और उन्हीं पॉलिसीज की वजह से कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं। तो हरित क्रांति आई थी, प्रौद्योगिकी और
अपनाना और जो उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि की गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और टेक्नोलॉजी की सहायता से जो प्रोडक्शन होता है उसमें वृद्धि की गई है। किसानों को क्रेडिट और बीमा की जो यानी कि जो ऋण होता है और जो भी बीमा से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं उनको अपनाया गया। किसानों को वित्तीय आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से। आय असमानता और जो किसान संकट आते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनको संबोधित किया गया है सरकार के द्वारा और इनमें परिवर्तन लाया गया है। विविधीकरण यानी कि जो फसल की जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि किसानों की जो आजीविका है उसमें भी हमें सुधार देखने को मिला है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसकी वजह से किसान जो है बाजार तक आसानी से पहुंच सकता है। बाजार संबंधी सुधार किए गए हैं, भूमिगत सुधार किए गए और जल प्रबंधन के जो सिस्टम होते हैं उनमें भी हमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है, काफी ज्यादा रिफॉर्म देखने को मिले हैं। अगर हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों की शुरुआत के साथ उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। यानी कि हरित क्रांति आपको पता है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1960 से लेकर 1970 के बीच में। ठीक है, तो इस बीच में जो हरित क्रांति थी वो आई थी। अब इसके अंदर क्या किया गया था? इस टाइम पे जो देश था काफी ज्यादा संकट में था। देश के पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। देश के पास खाने के लिए जो प्रॉपर अपनी जनता को खिलाने के लिए भी खाद्यान्न नहीं था, यानी कि अनाज नहीं था। तो इस टाइम पर उनको बाहर देशों से मंगवाना पड़ता था, यानी कि जो भारत की सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने अमेरिका से अलग अलग जो देश थे उनसे मंगवाए थे। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी? तो इसमें क्या हुआ? आत्मनिर्भरता यानी कि खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसको हरित क्रांति नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या किया गया था? तो उच्च उपज देने वाले जो बीज होते हैं उनकी स्टार्टिंग की गई थी, साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स या जो खाद थी, उर्वरक थी, उनका उपयोग किया गया और जो सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो किसानों के लिए की गई। तो इसकी वजह से कृषि उत्पादकता थी उसमें वृद्धि करने की कोशिश की गई थी और ये वृद्धि हुई भी। ठीक है, और जो वृद्धि हुई थी वो खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में हमें देखने को मिलती है। हरित क्रांति ने खाद्य आत्मनिर्भरता में योगदान दिया, यानी कि जो खाद्य के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता थी उसमें बढ़ावा दिया, उसमें अपना योगदान दिया। खाद्य आयात पर निर्भरता कम की और कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि हुई थी। यानी कि अलग अलग जो कृषि जो खाद्य अलग अलग देशों से हम मंगवाते थे, आयात करते थे, उस पर जो निर्भरता थी वो कम हुई थी और किसानों की जो आय थी अलग अलग क्षेत्रों में वो बढ़ी थी। जैसे अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो पंजाब का जो क्षेत्र था उसमें भी इन इन सभी राज्यों में, इन सभी क्षेत्र में किसानों की जो आय थी उसमें वृद्धि हुई थी और हरित क्रांति का जो पहला चरण था उसमें इन्हीं क्षेत्रों को फोकस में रखा गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी उनको प्रोवाइड किया गया था और हमें यहाँ पर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता देखने को मिली थी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और मशीनरी सहित आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने से कृषि क्षेत्र में समग्र उत्पादकता वृद्धि में योगदान मिला है। यानी कि जो सरकार थी उसने प्रौद्योगिकी को अपनाया कृषि क्षेत्र में। अलग अलग टाइप के जो उन्नत बीज होते हैं, हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं, उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इनकी पेस्टिसाइड वगैरह उनका यूज किया, मशीनों का यूज किया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसमें भी वृद्धि हुई है। सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के बीच असमानताओं के साथ फसलों और क्षेत्रों में उत्पादकता जो लाभ है वो असमान रहा है। यानी कि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और जो क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, तो उनके बीच में जो असमानताएं हैं वो लगभग असमान रही है, वो अभी भी बरकरार थी उस टाइम पर। क्रेडिट और जो बीमा की जो सुविधा थी वो सरकार के द्वारा किसानों को दी गई थी। औपचारिक ऋण यानी कि जो सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, वो होता है औपचारिक ऋण। फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन उपकरणों का प्रयोग जोखिमों को कम कर सकता है, किसान को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश को सक्षम बना सकता है। यानी कि किसान, अगर जो सरकार है वो किसानों को वित्तीय आश्वासन दे देती है तो जो किसान है वो निवेश ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अपनी जो खेती होती है, कृषि होती है, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। किसानों की फसल को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं, जो भी उनके पास रिस्क होता है, ठीक है, तो जो जोखिम होते हैं उनको कम किया जा सकता है इस वित्तीय आश्वासन या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसकी वजह से। आय असमानताएं और किसान संकट में भी हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। छोटे और सीमांत किसानों और बड़े भूमि धारकों के बीच आय असमानताएं बनी हुई है, जिससे ग्रामीण गरीबी और किसान संकट बढ़ रहा है आज के टाइम पे भी। ठीक है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास जो भूमि होती है वो कम होती है।
बड़े जो भूमिधारक होते हैं उनकी जो आमदनी होगी वो ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होता है उनके बीच में आय समानता होती है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, जिससे क्या होता है जो ग्रामीण गरीबी होती है वो बढ़ती है और किसानों के ऊपर संकट बढ़ रहा है। ऋण ग्रस्तता, ऋण तक पहुंच की कमी और बाजार की अस्थिरता जैसे मुद्दे किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो किसानों की जो पहुंच होती है ऋण तक, वो उसमें कमी आती है, और जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके पास उस पैसे को चुकाने के लिए भी कोई पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो उसमें असक्षम होते हैं, वो इनकेपेबल होते हैं, तो वो ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं। और बाजार की जो अस्थिरता होती है, यानी कि बाजार जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। कभी उस जिस टाइम पर जो जो किसान है किसी फसल को उगाता है तो उसका जो मूल्य होता है वो काफी कम चला जाता है। ठीक है, तो इससे, और अगर नहीं उगाता है तो उसका जो मूल्य होता है वो हाई चला जाता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाजार जो होता है इनस्टेबल होता है, उस वो अस्थिर रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी किसान के सामने चुनौतियां आ जाती हैं, जिससे ये संकट आता है किसानों के सामने। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश, जो सिंचाई सुविधा, सड़क, कोल्ड स्टोरेज, बाजार संपर्क सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उत्पादकता में सुधार, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, किसानों से संबंधित गांव में जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो इस ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जो भी किसानों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको कम किया जा सकता है। बाजार सुधारों की अगर हम बात करते हैं तो कृषि बाजारों को उदार बनाना, अनुबंध खेती को बढ़ावा देना, सीधे किसान बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करना और मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने से किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सकता है और उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा बाजार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उनमें परिवर्तन किए गए हैं, तो इसकी वजह से जो किसान होते हैं उनकी बाजार तक पहुंच सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अगर हम भूमि सुधारों के बारे में बात करते हैं तो भूमि विखंडन को संबोधित करना, भूमि समीकरण को बढ़ावा देना, सुरक्षित भूमि कार्यकाल सुनिश्चित करना और भूमि पट्टे की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना कृषि में बड़े पैमाने पर मशीनीकरण, निवेश और उत्पादकता वृद्धि को सक्षम कर सकता है। यानी कि कृषि से संबंधित, भूमि से संबंधित जितने भी सुधार किए जा सकते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसकी वजह से क्या हो, उत्पादकता और जो निवेश जैसी जो क्षमताएं होती हैं किसान के अंदर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का, टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं। जल प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जल कुशल सिंचाई तकनीकों को लागू करना, जैविक खेती और संरक्षण कृषि जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्व प्रबंधों के मुद्दों को संबोधित करना टिकाऊ उत्पादकता वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं सरकार अगर उनको इम्प्लीमेंट करती है, जो कि सरकार के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी सस्टेनेबल यानी कि जो टिकाऊ कृषि प्रथाएं होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है और मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनके द्वारा, सरकार के द्वारा उनको संबोधित किया गया है। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष के लिए अगर हम बात करते हैं, किसानों की शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल में निवेश करने से कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। कृषि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी होती है उनको अपनाने में सुधार हो सकता है, किसानों को बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद से भारत औद्योगिक विकास के रुझानों को समझाओ। भारत के अंदर जितने भी किस तरीके से औद्योगिक विकास हुआ है उसके क्या क्या स्वरूप रहे उनके बारे में बात करनी है। वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्रांति जो नीति है उनकी क्या विशेषता रही है उनके बारे में बात करनी है। आज़ादी के बाद से भारत का औद्योगिक विकास कई चरणों से गुजरा है, यानी कि अलग अलग तरह की जो स्टेजेस थी उनसे होकर गुजरा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आर्थिक नीतियों जो नीति आर्थिक रणनीतियों और वैश्विक प्रभावों के बदलाव से चिन्हित है, यानी कि उसमें कई तरह के जो फैक्टर थे उन्होंने इस चीज को प्रभावित किया है, जिसमें सरकार की तरफ से नीतियां, आर्थिक जो रणनीतियां रही हैं वो इनसे प्रभावित रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ प्रवृत्ति, यानी कि इसके क्या क्या चरण है, क्या इसका स्वरूप रहा है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं
रही हैं। अगर हम इसके चरणों के बारे में बात करते हैं तो इसके बेसिकली 3 चरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चरण है, भारत आज़ाद हुआ था, अपनी जो औद्योगिक नीति थी उसको लेकर आता है, यानी कि 1950 से 1960 के बीच में, जिसमें आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, यानी कि बाहर से जो भी हम चीज़ इम्पोर्ट करते थे उसको किस तरीके से प्रतिस्थापित किया जाए उद्योगों के माध्यम से, उस पर फोकस किया गया था। उसके बाद 70 से 80 के बीच में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। सारी नीतियों को इस अर्थव्यवस्था के मॉडल के अनुसार लाया गया था। और जो तीसरा चरण था वो था उदारीकरण और आर्थिक सुधार, जो कि 1990 से आज तक चला आ रहा है। यानी कि आपको पता है इस टाइम पर क्या हुआ था, जो एलपीजी रिफॉर्म्स है वो लेकर आए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको खोल दिया गया था और अलग अलग जो देश थे वो भी भारत में आकर इन्वेस्ट कर सकते थे, भारत में आकर निवेश कर सकते थे। अब सबसे पहले हम पहले चरण के बारे में बात करते हैं, तो आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण। इसमें क्या था, स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की रणनीति अपनाई थी, यानी कि आयात को कम से कम किया जा सके और इसीलिए उद्योगों का विकास किया जाए, इसकी रणनीति भारत ने अपनाई थी। सरकार ने आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर जोर दिया था। उसके साथ साथ औद्योगिक योजना, लाइसेंसिंग प्रणाली और विनियमन, यानी कि एक आदान प्रदान की जो भूमिका थी उसमें अपनी भूमिका सरकार ने निभाई थी। इस्पात, भारी मशीनरी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कुछ उद्योग थे, उनमें सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी जो भूमिका थी, अपने जो रोल था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा था। और सरकार ये चाहती थी कि जो भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रहनी चाहिए। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कौन सा मॉडल होता है, जिसमें पूंजीवाद और जो साम्यवाद होता है, यानी कि जो समाजवाद होता है, वो दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं इस अर्थव्यवस्था के मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इसमें दोनों विशेष ये सारी की सारी विशेषताएं रहती हैं। तो भारत ने राज्य के नेतृत्व वाली योजना और निजी क्षेत्र की भागीदारी दोनों के तत्वों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया था। यानी कि जो साम्यवाद था उसमें राज्य का नेतृत्व रहता है, यानी कि जो जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी पर राज्य का स्वामित्व रहता है। और अगर पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी में जो निजी स्वामित्व होता है वो रहता है। ठीक है, तो जो भारत सरकार थी उसने राज्य के नेतृत्व वाली योजनाओं को बढ़ावा दिया था और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया था। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो मॉडल है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया, यानी कि निजी निवेश को, यानी फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी उसको बढ़ावा दिया और लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित करना जारी रखा। यानी कि कंट्रोल जो था वो सरकार के पास था और जो इन्वेस्टमेंट था वो प्राइवेट था, यानी कि वो निजी था, वो बाहर से कोई कर रहा था। औद्योगिक आत्मनिर्भरता हासिल करने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया था, यानी कि उद्योगों के क्षेत्र में किस तरीके से आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जा सकता है और जो भी हमारी जो जो वर्नाक्युलर टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, यानी कि जो स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, इस चीज़ों पर सरकार ने ध्यान दिया था। उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते हैं तो भारत ने 1991 यानी कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण और सुधारों की शुरुआत की थी, यानी कि भारत की जो आर्थिक नीतियां थी उसमें परिवर्तन 1991 से शुरू हुए थे। इसका जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को खोलना था, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक लाइसेंसिंग जो थी, यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको खत्म करना, बाजार को नियंत्रण मुक्त करना था, यानी कि बाजार पर जो सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण था उसको खत्म करना था, जो विदेशी निवेश था उसको बढ़ाना था और जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, यानी कि कोई भी उद्योग स्टार्ट करने से पहले उस व्यक्ति को, उस कंपनी को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, हमें जो औद्योगिक की जो प्रवृत्ति थी उससे पहले भारत में कम देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई थी। उदारीकरण से लाइसेंसिंग राज खत्म हुआ, यानी कि जो लाइसेंस की जो प्रणाली चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। औद्योगिक नियमों का सरलीकरण हुआ था, यानी कि उद्योग से संबंधित जितने भी नियम थे उनको आसान कर दिया गया था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अब उद्योग कर सकता, अपना खुद का धंधा कर सकता था। व्यापार बाधाओं में कमी आई और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण हुआ था। अब और जो भारतीय औद्योगिक जो नीति है उसकी क्या विशेषताएं रही उनके बारे में बात करते हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग और विनियमन की जो प्रणाली थी उसमें कमी आई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रभुत्व था वो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। निर्यात संवर्धन और आयात जो प्रतिस्थापन है, यानी कि निर्यात में हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और आयात को कम से कम करना है। प्रौद्योगिक अधिकरण और स्वदेशी विकास पर फोकस किया गया था और निजीकरण और उदारीकरण की जो पॉलिसीज थी वो आई थी। अब सबसे पहले हम औद्योगिक लाइसेंसिंग और विनियमन की बात करते हैं।
तो सरकार ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक लाइसेंसिंग पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी उद्योग खोलना होता था तो उसके लिए लाइसेंस आवश्यक था, और वो लाइसेंस सरकार के द्वारा दिया जाता था। यानी कि मार्केट पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण रहता था। सरकार ये निर्धारित करती थी कौन से उद्योग स्थापित होंगे और कौन से संचालित किए जाएंगे, यानी कि कौन से उद्योग भारत के अंदर चलेंगे, कौन से उद्योगों को सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो भी फैक्टर थे वो सरकार के नियंत्रण में रहते थे। औद्योगिक लाइसेंसिंग का प्रयोग उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थान, क्षमता, उत्पादन और प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो लाइसेंस थे उनका जो उपयोग है अलग अलग जो उद्योग थे उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसमें स्थान, क्षमता, उत्पादन और जो प्रौद्योगिकी थी उन पे कंट्रोल रखा जाता था। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व के बारे में बात करते हैं तो आजादी की बात के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र ने इस्पात, कोयला, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे रणनीतिक उद्योगों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर थी उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। इसमें जो जितने भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उन पर सरकार अपना कंट्रोल रखती थी। सरकार ने औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना में भारी निवेश किया था। यानी कि सरकार ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वजह से भारी से भारी उद्योग लगाए जा सके और देश का आर्थिक विकास किया जा सके, देश में आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। निर्यात पर काफी फोकस किया गया, उसको बढ़ाने पर फोकस किया गया, और आयात था उसको कम करने की कोशिश की गई थी। सरकार के रणनीतिक उद्देश्यों के आधार पर आयात प्रतिस्थापन और निर्यात आधारित विकास दोनों को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। यानी कि आयात को कम करना और निर्यात है उसको बढ़ाने पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। निर्यात प्रोत्साहन नीतियों में विदेशी बाजारों के लिए विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, निर्यात सब्सिडी क्षेत्र शामिल है। यानी कि सरकार की तरफ से जो भी एक्सपोर्ट करने की जो कंपनियां थी उनको सब्सिडी दी गई, और जो स्टेट की तरफ से जो फंड होता है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ता है। अब प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और स्वदेशी विकास, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी उसको किस तरीके से अपनाया गया था और जो भारत की जो स्वदेशी थी उसको किस तरीके से विकसित किया गया था। औद्योगिक नीतियां स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, अनुसंधान और विकास पहल और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यानी कि जो भारत में जो नीतियां आती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो लोकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास पर फोकस करना, अनुसंधान और जो डेवलपमेंट करने की जो भी माध्यम होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सभी चीजों पर सरकार ने फोकस किया है। सरकार ने रक्षा, आंतरिक, परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमता को मजबूत करने की पहल का समर्थन किया है। यानी कि जो इंडिया के अंदर जो जो चीजें की जा सकती हैं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, IT सेक्टर में, ठीक है, तो भारत इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो सरकार ने इसी चीज को मजबूत करने के लिए इसमें पहल की है और सरकार इसमें अपना समर्थन देती है। निजीकरण और उदारीकरण आया था 1990 के दशक के बाद से। आर्थिक सुधारों ने प्रतिस्पर्धा, दक्षता और निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण, उदारीकरण पर जोर दिया है। यानी कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहे, जिसकी वजह से जो जो भी उत्पाद आता है, जो भी सेवा आती है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। जो भारत की जो मार्केट है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ में compete करे, उसमें दक्षता आए और निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहे, निजी क्षेत्र को भारत में बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए निजीकरण और आर्थिकरण की जो रिफॉर्म्स है उस पर जोर दिया गया था सरकार की तरफ से। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण की शुरुआत की, यानी कि जहां पर सरकार का जो कंट्रोल होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में ढील दी गई थी और विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया था। यानी कि बाहर के जो देश थे वो आकर भारत में निवेश कर सकते थे, और जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसमें उसकी जो टाइटनेस थी उसमें कमी कर दी गई थी, यानी कि उसको काफी लचीला बना दिया गया था। अब निष्कर्ष के तौर पर इसमें लिख सकते हैं कि भारत की औद्योगिक नीति पिछले कुछ वर्षों में बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं, वैश्विक रुझान और घरेलू अनिवार्यताओं के जवाब में विकसित हुई है। यानी कि विश्व का भारत के प्रति क्या रवैया रहा है उसकी वजह से, फिर भारत की जो आर्थिक प्राथमिकताएं थी, भारत को किस तरीके से जो आर्थिक विकास था वो करना था, भारत को जो गरीब पक्ष था, गरीब जो वर्ग था उसको साथ लेकर अपना आर्थिक विकास करना था। तो इसके जवाब में ये जो कि सारी की सारी जो पॉलिसीज आई थी, जो
योजनाएं आई थी वो विकसित हुई थी, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं जो उदारीकरण, विनियमन और औद्योगिक विकास और वृद्धि को चलाने के लिए बाजार की ताकतों पर अधिक निर्भरता की ओर क्रमित बदलाव हुआ है। यानी कि बाजार की जो ताकतें थी उस पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था, उस पर निर्भरता बढ़ती गई थी, जिससे कि जो भी हमारी औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जिसकी वजह से आर्थिक विकास हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत में घरेलू उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा करें। छोटे पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में लघु उद्योग क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा बनती है। यानी कि भारत में जो छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से इसमें जो डेवलपमेंट होता है और इसके अंदर जो कंपटीशन चलता है उसमें भी काफी ज्यादा बाधाएं आती हैं। अब इनकी क्या क्या समस्याएं, एक बार हम उनको उनके बारे में बात करते हैं। जो पहली समस्या है वो वित्त तक सीमित पहुंच, अभी हम इन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। दूसरी, तकनीकी प्रचलन यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कम होता है। सरकार की तरफ से बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होती है, नहीं की जाती है। नियामक बोझ यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं काफी हार्ड होते हैं इनके लिए। बाजार तक इनकी जो पहुंच होती है उसमें बाजार में जो चुनौतियां आती हैं वो रहती हैं। और कौशल की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। इनके अंदर जो उद्योग करने की जो ट्रेनिंग होती है वो इनको नहीं मिलती है। और ये जो उद्योग होते हैं इनके अंदर नवाचार यानी कि इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी रहती है। सबसे पहली समस्या के बारे में बात करते हैं, वो है वित्त तक सीमित पहुंच, यानी कि जो भी इनको फाइनेंशियल एड दिए जा सकते हैं, जो ऋण होता है उसकी सीमित पहुंच होती है। तो लघु उद्योग परिसंपत्ति की कमी यानी कि जो पैसे की से संबंधित जो कमी होती है उससे जूझते हैं ये। अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता यानी कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ही अपने पैसों को जो भी इनके पास होता है उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अनौपचारिक स्रोतों से उच्च ब्याज दरों जैसे कारकों के कारण औपचारिक ऋण तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से, सरकार के अलावा ये अन्य किसी व्यक्ति से उच्च ब्याज दरों पर ऋण ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये उसी ऋण में दब जाते हैं। और जो औपचारिक ऋण होता है यानी कि सरकार की तरफ से जो ऋण मिलने की जो उनकी जो कोशिश करते हैं तो इसमें इनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तकनीकी अप्रचलन रहता है, लघु उद्योगों की आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं होती, यानी कि इनकी जो पहुंच होती है टेक्नोलॉजी के तक नहीं हो पाती है। और उन्हें अपनी मशीनरी और उत्पादन प्रक्रियाओं को उन्नत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं मशीनरी के साथ में, जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है इनकी जो उत्पादकता होती है और जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। बुनियादी ढांचे की जो व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, परिवहन सुविधाओं और बाजार तक पहुंच सहित खराब बुनियादी ढांचा लघु उद्योगों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डाल सकता है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और जो ट्रांसपोर्ट होता है, सड़क होती है, तो इसकी वजह से जो जितने भी ये उद्योग होते हैं उनकी बाजार तक पहुंच सीमित हो पाती है, काफी ज्यादा खराब रहती है। तो इसकी वजह से इनकी जो दक्षता होती है, काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें बाधा आती है। अब अगर हम नियामक बोझ के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन इतने टाइट कर दिए जाते हैं, इतने जटिल कर दिए जाते हैं, तो ये काम करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, अपना उद्योग लगाने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं। लाइसेंसिंग और श्रम कानूनों सहित जटिल नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन लघु उद्योग, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालता है। यानी कि अलग अलग तरह की जो लाइसेंस लेने की जो प्रथा है, श्रम कानून होते हैं, ये कुछ हार्ड रेगुलेशंस होते हैं, इसकी वजह से भी ये जो उद्योग होते हैं इनके ऊपर बोझ आ जाता है और अपने आप को एक चुनौती में ये फंसा हुआ पाते हैं। बाजार की चुनौतियां रहती है, सीमित विपणन क्षमता, यानी कि जो मंडी होती है उनकी जो संख्या होती है कम होती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुंचने में चुनौती के कारण लघु उद्योग अक्सर बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करते हैं। यानी कि उनकी जो टक्कर होती है बड़ी कंपनियों के साथ उसमें वो ये संघर्ष करते हैं, क्योंकि बाजार तक इनकी जो पहुंच होती है, बाजार में जो मंडी की जो क्षमता होती है वो कम होती है। इनके अंदर कौशल की कमी रहती है। लघु उद्योगों को कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे श्रम टर्नओवर, कम उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधी चिंता जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं। क्योंकि अगर एक चीज अगर इनके अंदर नहीं है, अगर इनके पास पैसा नहीं है, परिसंपत्ति नहीं है, इनको लोन नहीं मिल पाता है, तो जो कुशल श्रमिक हैं उनकी जो सैलरी होती है उनको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ज्यादा सैलरी के लिए कोई बंदा किस कभी आएगा,
जो स्किल्ड बंदा है वो इसी लाएगा जब उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और इनके पास अगर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा तो जो स्किल्ड जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो भी स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो इनकी फैक्ट्री में क्यों आएंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो इनके अंदर ये इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, ये सारी की सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। नवाचार और अनुसंधान की कमी रहती है। अनुसंधान और विकास और नवाचार में सीमित निवेश लघु उद्योगों की बदलती बाजार गतिशीलता के अनुकूल होने, नए उत्पादों को विकसित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की क्षमता को बाधित करते हैं। यानी कि इनोवेशन नहीं होगा, जो रिसर्च है उस वो नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसमें अगर ये लोग सीमित निवेश करेंगे, यानी कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बाजार जिस तरीके से गतिशील हो रहा है उसके अनुकूल रहेंगे ये लोग। ठीक है, तो इसकी वजह से नए नए जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं आ सकती, कुछ इनोवेशंस नहीं आ सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा होता है उसको उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत सरकार कौन कौन सी नीतियों के माध्यम से इनकी जो समस्याएं हैं वो उनको सॉल्व कर सकती है, करिए। उत्पादों का आरक्षण, यानी कि सरकार की तरफ से कुछ जो उत्पाद होते हैं उनको आरक्षित किया जाता है और उनको बाजार में बेचा जाता है। सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है, कम ब्याज दरों पर जो लोन होता है सब्सिडी के साथ में उनको प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से अपना ये काम कर सकते हैं। अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, मशीनरीज होती हैं, उनको प्रदान की जाती हैं कम कीमत में, ठीक है, सब्सिडी के साथ में। सरकार की तरफ से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी होती है उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है। जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें डेवलपमेंट किया जाता है, सरकार उसमें निवेश करती है। और व्यवसाय करने में जो आसानी सुधार, कानूनी जो सुधार होते हैं उसको आसान बनाती है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उन नियामक बोझ के नीचे ना दब जाए। ठीक है, तो ये सब सुनिश्चित करने का काम सरकार करती है। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने छोटे पैमाने की औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है। यानी कि सरकार ने अलग अलग तरह की जो नीतियां थी उनको अपनाया और उनको लागू किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने और लघु लघु उद्योगों के बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि सरकार जो है उन सरकार को अभी भी बहुत सारे काम करने हैं, जिसकी वजह से जो लघु लघु उद्योग हैं उनकी बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है शॉर्ट टाइप के। ठीक है, इसमें हमें सिंचाई के लिए भारत सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में बात करनी है। अब यहाँ से आपके जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपके जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बाकी के जो दो क्वेश्चंस हैं, दो शॉर्ट नोट्स हैं, उनके पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जितना भी पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को फोकस करना है। ठीक है, और आपको उन पॉइंट्स को अपनी तरफ से बनाकर उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको याद नहीं रहेगा अपने एग्जाम में। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहता तो आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, उनको अपने ध्यान में रखना और अपने एग्जाम में लिखना उनको। ठीक है, और उनको आप अपनी तरफ से अपने जो वर्ड्स होते हैं उनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंचाई के लिए भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियां रही हैं, तो अलग अलग तरह की जो नीतियां थी सरकार ने अपनाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, कमान क्षेत्र विकास, यानी कि प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो की जाए, नदियों को जोड़ना, जल संभर विकास यानी कि वाटर शेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप करना, क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधार, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जो पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो मॉडल होता है उसमें काम करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी नीतियां रही हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल जैसे कई घटक इसमें शामिल हैं। यानी कि किसाई जो सिंचाई लाभ कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और जो हर खेत को पानी दिया जाता है, इस ये कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ घटक ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। नए सिंचाई बुनियादी ढांचे के निर्माण, मौजूदा प्रणालियों के नवीनीकरण, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स चल रहे हैं उसमें हमें क्या क्या इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और बांधों, जलाशयों और चेक बांधों के निर्माण के माध्यम से जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर सरकार अपना ध्यान रखती है, अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित करती है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रमोट करना, जो सरकार है जल क्षमता और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर
सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देती है। यानी कि आज के टाइम पे ये सारी की सारी चीजें ज्यादा चल रही हैं। जो पाइप होते हैं उनको, एक जो लाइन होती है, इसमें फसल अगर हो रखी है तो पाइप को लगा दो यहाँ पे, और एक एक बूंद करके यहाँ पे एक एक पौधे को पानी देगी, तो इसकी वजह से जो फालतू का जो पानी लगता है पूरे खेत में वो कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आज के टाइम पे इरिगेशन में, तो उसको सरकार अपनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ावा देती है। कमांड क्षेत्र विकास, यानी कि कमांड क्षेत्रों में जल वितरण, भूमि समतलन और जल निकासी प्रबंधन को अनुकूलित करके मौजूदा सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार करना शामिल होता है। यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनको फोकस करके जल वितरित किया जाए, भूमि संतुलन यानी कि जो लैंड होता है उसको इक्वल किया जाए, जिसकी वजह से क्या होता है पानी हर जगह पहुंचेगा, और जल निकासी प्रबंधन होता है उसको अनुकूलित किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो सिंचाई प्रणाली होती है इसमें दक्षता आ सकती है। नदियों को जोड़ा जाता है, आपको पता है जो नदियां निकल कर आती हैं तो उनका जो पानी होता है समुद्र में जाकर वेस्ट हो जाता है। तो सरकार ने क्षेत्रीय जल की कमी को दूर करने और जल समृद्ध योजनाओं से अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में नदी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि जो नदियां होती हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों से पानी को लेकर, और जिस क्षेत्र में अकाल पड़ा होता है तो उन उस तरफ नदी को मोड़ देना ही, ये इसमें सरकार इसमें निवेश करती है, इसमें इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो इस चीज पे सरकार का ध्यान रहता है। जल संवर विकास, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य मिट्टी और पानी का संरक्षण करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना और वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार करना इसमें शामिल होता है। यानी कि वाटर शेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इसमें पानी को, जो भूजल होता है उस पर फोकस किया जाता है, और जो जल होता है उसको जमीन के अंदर डाला जाता है, उसका पुनर्भरण किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है इस प्रोग्राम के माध्यम से। और जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, सरकार जल प्रबंधन संस्थानों को मजबूत करने, सहभागी सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और सिंचाई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण, संस्थागत सुधार और शासन सुधार पर जोर देती है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सरकार की तरफ से क्या क्या सहायताएं दी जा सकती हैं, किसानों के अंदर जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से जो सिंचाई से संबंधित जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है किसानों तक पहुंच पाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो सरकार होती है वो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ पार्टिसिपेशन करती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं उनको जुटाने का प्रयास करती है। तो सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने और सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास, उसके संचालन और रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इरिगेशन का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो उसमें जो निजी क्षेत्र होता है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से जो बुनियादी ढांचा होता है उसका विकास किया जाता है, और पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है, संचालन होता है, वो निजी क्षेत्र के हाथों सौंप दिया जाता है, और उसके जो मेंटेनेंस का जो काम होता है, रखरखाव का काम होता है, वो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो किसानों को सिंचाई की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी मिलती है। अब निष्कर्ष में इसमें हम लिख सकते हैं, भारत सरकार की सिंचाई रणनीति का लक्ष्य सिंचाई कवरेज को बढ़ाना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और देश में कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास का समर्थन करने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करना शामिल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हुए, भारत में भूमि सुधारों के खराब प्रदर्शन के क्या क्या कारण रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर चुके हैं पीछे भी। ठीक है, तो इसकी हम मेनली बात करेंगे क्या क्या कारण रहे हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहता है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो सरकारें होती हैं वो इस पर काम करने के लिए फोकस नहीं होती है, क्योंकि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जो अमीर वर्ग है उसके हितों का संरक्षण करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो भूमि सुधार है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, सरकार इसमें कोई भी इच्छा नहीं रखती है। अधूरा विधान और कानूनी खामियां इसमें रहती हैं। जो सरकार जो होती है सभी पक्षों को सुने बिना एक पक्ष में कानून लेकर आती है, जिसकी वजह से जो कानून होते हैं वो अधूरे रहते हैं और इसमें कमियां रह जाती हैं। खंडित भूमि स्वामित्व रहता है, यानी कि जो भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, ठीक है, तो उस पर स्वामित्व रह जाता है, तो इसकी वजह से भी जो भूमि सुधार होते हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। जमींदारी और बिचौलियों का विरोध हमेशा इस पे रहता है, और इन्हीं की वजह से ये जो भूमि सुधार होते हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। राजनीतिक
सहमति और समर्थन का अभाव रहता है। राजनीतिक रूप से जो भी पार्टियां होती हैं वो इसमें समर्थन नहीं देती है, अपनी सहमति जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोगों को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। सरकार अगर इनको लागू करना चाहती है तो जो विपक्ष है उसका विरोध करेगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो बिचौलिए हैं, जो जमींदार हैं, वो इनके समर्थन में हमेशा रहें। किराएदारों किराएदारी सुधारों का कमजोर कार्यान्वयन, यानी कि जो पट्टेदारी के जो नियम होते हैं उनको अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कारण रहता है जिसकी वजह से भारत में ये जो भूमि के सुधार होते हैं वो खराब रहते हैं। व्यापक भूमि सुधार पर सीमित फोकस, जो सरकार होती है वो इस पर काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, उस पर उसका जो फोकस होता है काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, वो इसमें काम करने की इच्छा नहीं रखती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो कारण होते हैं इनकी वजह से खराब प्रदर्शन रहता है। हाल के वर्षों में भारत की जो विदेश व्यापार नीति है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो भारतीय की जो विदेश नीति है, विदेश व्यापार नीति है, उसके बारे में बात करनी है। तो निर्यात प्रोत्साहन और विविधीकरण, यानी कि निर्यात पर काफी ज्यादा फोकस किया सरकार ने, और जो भी प्रोडक्ट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण लेकर आने की फोकस किया है। ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये सरकार का इसमें फोकस रहता है। व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधार, यानी कि जो कानून होते हैं, जो भी जो नियम होते हैं उनमें सुधार किए जा सके, उसको आसान बनाया जा सके, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति निर्यात का जो व्यापार होता है, विदेशों में जो व्यापार होता है उसको कर सके। व्यापार सुविधा और बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो रोड का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है उनमें सुधार किया जा सके और लोगों को इस कैपेबल बनाया जा सके कि उनके पास ऐसा कोई भी रीजन ना हो जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौते, अलग अलग जो देश होते हैं उनके बीच में जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उन पर सरकार फोकस करती है। सेवा क्षेत्र पर ध्यान, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो आईटी सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर होता है उस पर काफी ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि जो जीडीपी का जो मेन जो हिस्सा आता है वो किससे आता है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उससे आता है। निर्यात ऋण और वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि अगर किसी को एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो उसके लिए सरकार की तरफ से ऋण और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार दे सकती है सब्सिडी के साथ में, तो उस वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। डिजिटल व्यापार, यानी कि जो डिजिटल ट्रेड होता है, ई कॉमर्स जो ट्रेड होता है उस पर सरकार फोकस करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाओगे तो मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और अपने एग्जाम में उनको यूज करना है। दूसरा ये है कि जो भी पॉइंट्स आपको मिले वो आपको ग्राफिक तरीके से अपनी कॉपी में, अपनी जो आंसर कॉपी होती है उसमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। अब ग्राफिक तरीके का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, तो इस तरीके से हम ये क्लाउड बनाकर बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कॉपी होगी वो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और जो जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी कॉपी चेक कर रहा है, वो उसको देखने में अच्छी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको देगा। तीसरा पॉइंट है कंक्लूजन जरूर लिखना है, यानी कि हर क्वेश्चन में मैंने आपको निष्कर्ष दिया है तो आपको उसको जरूर लिखना है, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखने को मिलेंगे और जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।